नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे, हमारे दोनों सहयोगी मीनाक्षी और नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको बता दें कि मीनाक्षी और नेहा दोनों अपने अपने घरों से हमारे साथ जुड़ रही है और इस वक्त मैं आप लोगों के साथ स्टूडियो से जुड़ रही हूं। शाम के 3 बज चुके हैं और हम 3 एंकर्स 1 घंटे तक कोरोना से लेकर लॉकडाउन तक का अपडेट आपके सामने रखने वाले हैं। मेरे साथ नेहा और जैसा कि आपको बताया मीनाक्षी भी हमारे साथ होंगी। जी नेहा। नेहा तक आवाज नहीं जा पा रही है। मीनाक्षी, आप पहली बार घर से बुलेटिन कर रही हैं और हमारा यही मकसद है, यानी कि आज तक का यही मकसद है कि चाहे स्थिति या परिस्थिति जैसी भी हो, हम लोगों तक सही सटीक खबरें हर वक्त पहुंचाते रहेंगे। एब्सोल्युटली श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, वक्त बदल रहा है और चुनौतियां बहुत हैं। ना सिर्फ हम उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं, बल्कि देश में, दुनिया में एक तरह से लाइफस्टाइल भी लगातार लोगों का बदला है। और हमारी भी आज तक पर यही कोशिश है कि जो भी खबरें हैं वो खबर छूटनी नहीं चाहिए और अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हर खबर पहुंचाते रहें। अब देखिए, जिसका जिक्र श्वेता आप कर रही थी कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर हमले की खबरें आ रही हैं। और इंदौर अपने आप में ऐसा शहर जहां से सबसे पहले ऐसी खबर की शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। और आज एक बार फिर वहां पर वैसी ही खबर दिखाई दी जिसने पूरे देश को एक बार फिर चिंता में डाल दिया कि अगर पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो कैसे हालात बिगड़ेंगे और कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। हम नेहा के पास भी चलेंगे, पहले अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। अच्छा, मैं मेरा काम नहीं करूं तो फिर हम भी हमारा काम कर रहे हैं। दूसरा करना। अरे तुम सामने से हटो, कैमरे के फ्रेम में आ रहे हो। शहर में सन्नाटा पसरा है। कई इलाके सील हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में आवाजाही बंद है। लेकिन कोरोना फुल स्पीड में है। मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। महामारी की स्पीड ऐसी कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अवाक है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है। और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न पेशेंट मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1308 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 57 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के। उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। लिहाजा महामारी को काबू में करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटा गया है। शहर में 10 लाख पर 2000 की सैंपल टेस्टिंग कराई जा रही है। साथ ही शहर में सघन सर्वे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक 10 लाख व्यक्तियों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अभी हर रोज 500 टेस्टिंग कराई जा रही है। इंदौर में रेड कैटेगरी के 1700, येलो कैटेगरी के 1300 बेड हैं। मैरिज गार्डन, होटल और हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने ओला के साथ चलने वाली टैक्सियों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इन तमाम कोशिशों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने सैकड़ों सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर, जिसे स्वच्छता अभियान के तहत 3 बार अवार्ड मिले हों, आखिर कोरोना की नजर में कैसे चढ़ गया। शहर के कलेक्टर की माने तो कोरोना एयरपोर्ट के रास्ते दाखिल हुआ। मेरा भी मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना, जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। मतलब ये कि कोरोना को रोकने के लिए स्क्रीनिंग वक्त पर शुरू नहीं हुई और जब हुई भी तो ठीक से नहीं की गई। कोरोना संक्रमित मरीज शहर में आते गए और मामला बढ़ता गया।
अब तो रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ काबू में हो जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की खबरें बार बार सामने आ रही है। ये दूसरा मामला है इंदौर में। इससे पहले भी एक केस सामने आ चुका है, जबकि एक टीम गई थी वहां पर, मीनाक्षी और नेहा, हम सबने ये खबर पढ़ी थी। नेहा, एक टीम वहां पर गई थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, उन्हें वहां से भागना तक पड़ गया था। हालांकि बाद में केस भी हुआ उन पर, लेकिन अब फिर एक नया मामला सामने आया है और यहाँ तो चाकू से हमला किया। जी हाँ श्वेता, बिल्कुल बेहद शर्मनाक ये घटना है और जितनी कड़े शब्दों में भी इसकी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जो लोग अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने या फिर उनका ट्रीटमेंट करने की लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हमला करना वाकई शर्मनाक है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, एक तो वैसे ही इंदौर में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप डॉक्टर्स, मेडिकल टीम और नर्सेज पर हमला कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक घटना एक बार फिर से इंदौर की है। ऐसे में कई सवाल वहां पर इस व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो टीम वहां पर पहुंचती है उन्हें क्या प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि ये जो घटना आज इंदौर में हुई है, ये स्वास्थ्य कर्मियों पे सीधे अटैक का मामला फिलहाल नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में पलासिया के जिस इलाके में इंदौर का पलासिया इलाका है जहाँ पे ये हमला हुआ है, वहाँ पे इलाके के जो दो बैड कैरेक्टर हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनका आपस में एक पुराना विवाद चल रहा है क्षेत्र में, उसी को लेकर के वो आपस में लड़ रहे थे। और इसी दौरान जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है, जिसमें 3 महिला आशा वर्कर भी थी, ये उस इलाके में सर्वे के लिए गई हुई थी। सर्वे के लिए जब ये जाते हैं तो इन सबको निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे के दौरान ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसे अपने मोबाइल के ऐप में उन्हें डालना होता है, उसकी एंट्री करनी होती है, तभी वो अक्षांश और दीक्षांश के आधार पे। रमेश, आपको रोकना चाहेंगे, इंदौर के डीसीपी हरिनारायण चारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, इस तरह के मामले, एक तरफ पूरी तरह से लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसे माहौल है, उस बीच भी इस तरह के हमले किस तरह से सामने आते हैं कि एक पूरी जो स्वास्थ्य की टीम जा रही है उन पर कभी चाकू से हमला होता है, कभी ईंट पत्थर से हमला होता है। जी हाँ, इस घटना के बारे में बताना चाहूंगा। एक सुबह एक ऐसी घटना हुई, लेकिन इस घटना की वस्तु स्थिति इस प्रकार थी कि दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो रहा था और इसमें एक टीम जो थी, एक महिला वहां सर्वे कर रही थी, उसमें झगड़े करने वाले जो 2 पक्ष थे, उसमें से एक पक्ष को ऐसा लगा कि शायद वो उस घटना की रिकॉर्डिंग कर रही हैं, इसलिए उसने उनसे मोबाइल छीना। बहरहाल उस मामले में स्वास्थ्य टीम पे हमले जैसी कोई घटना नहीं थी, नहीं इसमें किसी को चोट आई। जो व्यक्ति को चोट आई उनके आपसी झगड़े के कारण चोट आई थी, इसलिए इसमें किसी स्वास्थ्य टीम पर या फिर किसी सर्वे की टीम पर हमले जैसी घटना बिल्कुल नहीं थी। ये एक भ्रमवश की रिकॉर्डिंग हो रही है और इस कारण किया गया, उस तरह की घटना थी। बहरहाल इस मोबाइल छीनने की घटना को भी गंभीरता से लिया गया, इसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे साथ शेयर की है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्लीज उन्हें भी ये बात एक बार क्लैरिटी के साथ बताएं कि जो ये अफवाहें अचानक फैल जाती हैं कि घटना कुछ और हुई है, उसका कुछ और वर्जन जाता है, ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस के पास क्या सिस्टम है, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है जब हम इस तरह की अफवाहों को अफोर्ड कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल आपने सही कहा। तत्काल जैसी जानकारी पता चली थी, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे, मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया और तत्काल जब घटना की वस्तु स्थिति पता लगी तो इसका खंडन भी जारी किया गया था। घटना का जितना जो पक्ष था, यानी कि मोबाइल छीनने जैसी घटना, उसको बड़ी गंभीरता से लिया गया, उसमें कार्रवाई की गई, तत्काल उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन घटना दूसरे तरीके से, जिस तरह से प्रोजेक्ट हुई कि हमला हुआ, उस तरह की घटना बिल्कुल नहीं थी और वस्तु स्थिति से बहुत कोसों दूर थी। जी चारी सर, एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पर पूछना चाहूंगी। हमें ध्यान है जब इंदौर में सबसे पहली घटना सामने आई थी इस तरह के अटैक की, तो उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े सख्त शब्दों में ये कहा था कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे जो लोग होंगे जो कानून का उल्लंघन करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लगाया जाएगा। इस तरह की घटनाएं अगर भविष्य में होती हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस मंच से एक संदेश लोगों को दें जो कम से कम इस वक्त इस बुलेटिन को देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को प्रशासन भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो।
यह इन घटनाओं को लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है। पूरी तरह से लॉकडाउन, जहां तक की बात है, बड़ी सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया है। और ऐसी घटनाएं जो उस घटना में हुई थी, उस घटना में भी पुलिस ने बड़ी तत्परता से बड़ी कड़ी कार्रवाई की थी। उसमें सभी जो मुख्य आरोपी थे उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की थी। बहरहाल इस घटना से जहां तक बात है, तो इस घटना का स्वरूप कुछ और था और कुछ और तरीके से प्रतिबिंबित हुआ। ये जो प्रोजेक्ट हुआ किसी और तरीके से हुआ। फिर भी पुलिस ने घटना का गंभीरता को, इसी घटना को भी लिया है। इस आरोपी को, जैसा हमने जिक्र किया, गिरफ्तार भी किया है। बहरहाल जो भी टीम है यहाँ पर, जो भी टीमें काम कर रही है, पुलिस की टीम काम कर रही है या स्वास्थ्य की टीम काम कर रही है, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लगभग हर जगह स्वास्थ्य टीम के साथ पुलिस की टीम भी जाती है, वहाँ स्थानीय धर्मवारी भी जाते हैं और कहीं फिर उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और लॉकडाउन भी पूरी तरह से यहाँ पे काफी सख्ती से पालन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। इंदौर रेंज के DIG हरिनारायण चाराल जी हमारे साथ जुड़ रहे थे और उन्होंने ये बताया कि हालांकि इस घटना का स्वरूप अलग था, लेकिन फिर भी लोगों से ये अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और श्वेता, बार बार हम भी अपने मंच से यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस बात की अहमियत को समझें। बिल्कुल मीनाक्षी, और बार बार हम ये अपील भी कर रहे हैं लोग इस बात को समझें। और चलिए, दोबारा इस तरह की घटना ना हो, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और इस बीच आपको अब हम खबर दिखाएंगे और बताएंगे मीनाक्षी, नेहा लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगली खबर जो है वो अब हम बताने वाले हैं, जो कि मजदूरों से खचाखच भरा एक ट्रक था, वो महाराष्ट्र से यूपी पहुंच गया और कर्नाटक में एक मंत्री जी की मुफ्त राशन के प्रचार ने क्या कुछ कर दिया। नेहा। बिल्कुल श्वेता, लगातार ये खबरें आ रही हैं और हमने देखा था कि किस तरीके से कई बार एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर कुछ लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचना चाहते हैं वो इस एम्बुलेंस में पाए गए। कई बार हमने देखा कि जब जहां पर भी फ्री में या फिर मुफ्त में खाने का वितरण हो रहा है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग वो शब्द बन गया है जो हर किसी की अब जुबान पर रटा होना चाहिए। एक ऐसा शब्द है जो अब इस माहौल में, इस पूरे परिपेक्ष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और मीनाक्षी, और हम जब भी शो करते हैं 1 और 11, उसमें हमने हमेशा देखा है कि इस तरह की जो नियमों की है वो किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है, इसको लेकर तमाम खबरें आती हैं। पुलिस वालों ने जब इस ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक कर मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ट्रक पूरी तरह पैक था और आगे शीशे पर लिखा था अति आवश्यक सेवा। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेज दिया गया। वहाँ से राशन नहीं मिला था, खाने का व्यवस्था नहीं था। जो महाराष्ट्र वाले उनको मिल रहा था, हमको नहीं मिला था। जो हमारे कंपनी वाले थे वो बोलते थे मैं आ रहा हूँ, फोन करने के बाद कोई नहीं। 4 दिन भूखे थे और जो सामान 10 में मिलता था वो लगे 20 में मिलने चालू हो गया। वहाँ पे हम लोग किसी तरह, मेरे गांव का एक पहचान वाला था गाड़ी वाला, मैं उसको बोला भाई हाथ पाँव जोड़े हम लोग, चलो बाद में काम करेंगे, तुम्हारा मैं कर्जा चुका दूंगा, जो भी रहेगा डीजल पानी का, मेरे को छोड़ दो मेरे गाँव। मजदूरों का कहना है कि पुणे में स्थानीय लोगों को राशन मिल रहा था, लेकिन उन्हें खाने पीने की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने घर लौटने का ये जुगाड़ लगाया। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, कर्नाटक के बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तेहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल था। जिस मैदान में राशन बांटा जाना था, उसका गेट खुलते ही लोग एक साथ दौड़ पड़े। फिर किसी तरह लाइन तो लगाई गई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्या लॉकडाउन के बीच घर घर जाकर ये राशन नहीं पहुंचाया जा सकता था? क्या बिना पोस्टर बैनर लगाए, बिना किसी प्रचार के लोगों को खाना नहीं दिया जा सकता था? कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ नागार्जुन, बेल्लारी, आज तक।
तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आप हमारी ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं। नेहा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, श्वेता झा मेरे साथ स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं और श्वेता सिंह इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस में। श्वेता, लगातार पिछले कई दिनों से आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं और क्या वहां के हालात ये देख रही हैं, लेकिन हॉटस्पॉट्स जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय देश की राजधानी के मद्देनजर बने हुए हैं। क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं इन हॉटस्पॉट्स के मद्देनजर? मीनाक्षी, हॉटस्पॉट्स की संख्या दिल्ली में लगातार हर दिन रिवाइज की जा रही है। कुल मिलाकर 66 हॉटस्पॉट्स हो गए। अगर हम जिलेवार देखें तो बहुत छोटा सा बारीक इलाका आपको नजर आएगा जो इन हॉटस्पॉट जोन से आपको अलग दिख जाएगा, लेकिन दिल्ली में बहुत बारीकी से हॉटस्पॉट्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे किसी इलाके में कुछ गलियों को कह दिया जाता है कि ये हॉटस्पॉट्स हैं, किसी इमारत को हॉटस्पॉट कह दिया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ से संक्रमण निकल रहा है, जैसे यहाँ पर 6 का पहले रखा गया कि 6 या उससे अधिक संक्रमित होंगे तो वहाँ पर हॉटस्पॉट होगा, या फिर उसके बाद 3 की भी बात की गई, फिर 1 तक ये मामला है कि एक भी मामला अगर कहीं से आ जाएगा तो उसे हॉटस्पॉट मानकर हम वहाँ पर कंटेन कर देंगे उस इलाके को। तो इस तरीके से चल रहे हैं। अब इसका सीधा फायदा इस तरीके से होता है कि अगर आप कंटेन कर दे रहे हैं वहीं पर उस इन्फेक्शन को, तो उसके आगे वो फैल नहीं सकता। दूसरी चीज जिस पर ध्यान रखा जाता है कि तमाम लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों को हमने देखा, हालांकि वहां पर लोगों की मजबूरियां भी थी कि छोटे छोटे घर हैं और एक एक घर में एक एक कमरे के मकान में 6 से 10 लोग रहने को मजबूर हैं, तो वो भी पूछते हैं कि हम बाहर न जाएं तो और क्या करें। लेकिन वैसे इलाकों को भी, ताकि पूरे सड़कों पर निकलकर और लॉकडाउन की धज्जियां न उड़ाई जाएं, इसीलिए उन इलाकों को भी जहां पर लोग मान नहीं रहे थे लॉकडाउन को, वहां पे भी एक तरह से हॉटस्पॉट की घोषणा की गई। निजामुद्दीन बस्ती जहां पर हमने देखा है, जहां से मरकज से मामला निकलना शुरू हुआ, उस दिन से जब कहीं पर हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं हुए थे, उस दिन से वहां पर आज तक हॉटस्पॉट है, इसके बावजूद कि वहां पर आपको मामले उस तरीके से नजर नहीं आते। तो एहतियातन है ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे बड़े इलाके में, विस्तृत इलाके में इस तरह की चीजें काम आ रही हैं। साथ ही श्वेता, एक और सवाल मन में आ रहा है क्योंकि आप कई सारी रिपोर्ट्स कर चुकी हैं, आप सेफ्टी किट्स को लेकर भी कई रिपोर्ट्स दिखा चुकी हैं। कुछ मामले अब ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ठीक होने के बावजूद अब रिपीट हो रहे हैं केसेस। जो लोग ठीक हो गए हैं उनके भी फिर से टेस्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ऐसे में चिंता बढ़ जाती है। जी वाकई, पहले तो सबसे पहले चाइना से इस तरह के रिपोर्ट्स आए कि वहाँ पर जिन लोगों को ठीक होकर घर भेज दिया गया था, वहाँ से भी दोबारा जब उनके टेस्ट किए गए हैं कुछ दिनों बाद तो वो पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये कह दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो जिसका चौथा रिपोर्ट आ गया है नेगेटिव, उसे भी मॉनिटर किया जाए। और इसीलिए वो 14 दिन का पीरियड कहा जाता है कि आप उस समय आइसोलेशन में रहें। ऐसा नहीं है कि घर आप ठीक होकर जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापस आप मिलना जुलना शुरू कर दीजिए, उस दौरान भी आपको आइसोलेटेड ही रहना है। ये चीज़ें वाकई बहुत अभी परेशान करेंगी क्योंकि एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो डॉक्टर्स भी इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं। वो कहते हैं कि हर दिन को हम एक नई सीख के तौर पर देख रहे हैं, और इसके साथ ही कहते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है उसे हम इस तरीके से ट्रीट करना शुरू करते हैं कि ये कोरोना पेशेंट है, क्योंकि अगर हम सोच लेंगे कि इसे नहीं है संक्रमण तो शायद हम उसका ट्रीटमेंट करते हुए और बाकी मरीजों तक वो न फैला दें। तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं इसी तरह की इसके सिम्टम्स को देखते हुए। जी श्वेता, आपसे हम ये भी एक शुक्रिया श्वेता आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास हम आगे लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। जी नेहा, हम अपना सवाल पूरा कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो श्वेता से मैं ये पूछ रही थी दरअसल मीनाक्षी कि अगर रिपीटेड टेस्ट के बावजूद भी आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं, ऐसे में अगर आपका वो इलाका जिसे हॉटस्पॉट माना गया था आपके केस की वजह से, क्या उसे दोबारा सील किया जा सकता है, वहां पर दोबारा उसे हॉटस्पॉट माना जा सकता है? कई ऐसी चीजें हैं श्वेता जिसके बारे में आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि आप ग्राउंड वर्क करती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं। ऐसे में आपको मालूम चलता होगा कि प्रशासन को किस तरह के निर्देश वहां पर दिए गए हैं अगर इस तरह के रिपीटेड केसेस आते हैं तो। नेहा, हॉटस्पॉट्स को सीधे तरीके से ना लॉकडाउन से जोड़ दिया गया है। तो अगर कोई इलाका हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है
तो वो लॉकडाउन की अंतिम तारीख तक उसमें कोई रिवीजन का सवाल ही नहीं उठता है। भले ही चूंकि ये वो इलाके हैं और दिल्ली जैसा इलाका चूंकि नेहा, क्योंकि यहाँ पर देश के बाकी हिस्सों से अलग थोड़ी व्यवस्था है। यहाँ पर अगर मैं हकीकत बयां करूं तो यहाँ पर आम सिटीजन्स भी मुझे लोगों के हित के लिए काम करते दिखे, मुझे एमसीडी भी काम करती दिखी, मुझे दिल्ली सरकार भी काम करती दिखी। एक समन्वय बहुत ज़रूरी होता है ऐसे समय में, और ये अलग अलग, चाहे शेल्टर होम से लेकर इन हॉटस्पॉट्स तक आप कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कोशिश चल रही है। और ये हॉटस्पॉट्स इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक बिल्डिंग अगर है तो वहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं सामान, और वो अगर बिना बाधा के चल रहे हैं, कोई किसी को बहुत मुश्किल है तो वो नीचे पुलिस वालों से या पैरामिलिट्री के जो जवान नीचे हैं उनसे कहता है तो वो हो जाता है। तो दिल्ली अपने हॉटस्पॉट्स को इस तरीके से मैनेज कर रही है इस समय। बिल्कुल श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉकडाउन अपडेट हम 3 एंकर्स के साथ आपको लगातार दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, लुधियाना के एसीपी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई हैं। उनका भी टेस्ट हुआ है। 52 साल के एसीपी अनिल कोहली की जान चली गई है कोरोना की वजह से, और उनकी पत्नी का भी टेस्ट करवाया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई है। तो एक बड़े संकट की घड़ी पूरे परिवार के लिए, लेकिन हमें यह समझना होगा कि फ्रंट लाइन पर जो लोग ये काम कर रहे हैं, कम से कम उनके काम को आसान बनाने के लिए हम अपने घरों में रहें ताकि उनके ऊपर ज्यादा मुश्किल और परेशानी ना आए इन नियमों का पालन करवाने के लिए। और लगातार ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार मौलाना साद कहाँ है, क्योंकि अब ये खबरें मिल रही हैं कि मौलाना साद दिल्ली में हो सकता है कि बहुत दिनों से वो यहीं पर बना हुआ है, यहीं पर उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार तबलीगी जमात और मौलाना साद को लेकर नित नई खबरें आ रही हैं और पुलिस पर भी ये दबाव बना हुआ है कि जल्द से जल्द मौलाना साद सलाखों के पीछे हो। क्या आपने इस शख्स को देखा है? क्या इस शख्स की कोई जानकारी है? कोरोना के संक्रमण काल में आखिर कहां लापता हो गया सबसे बड़ा आरोपी, जिस मौलाना साद के पीछे पुलिस पड़ी है, जिसे ईडी की तलाश है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ढूंढ रही है, वो कहां छुपा है? मरकज का ये मुखिया भले ही सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक ऑडियो फिर सामने आया है। ये सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है, सब्र के जरिए रुकावटों से गुजरा जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की बहुत तलकीन की गई है, सब्र की बहुत तलकीन की गई कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि आपको सताने वाली 2 किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। जी हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम को सताने वालों की किस्म एक थी, सिर्फ कुफ्फार। आपको सताने वालों की किस्में 2 हैं। बेशक ये मौलाना अब सब्र का पाठ पढ़ा रहा है, ये अब अपने गुनाह पर सादगी का मुलम्मा चढ़ाने में लगा हो, लेकिन जब दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में था तो जहर बो रहा था, हजारों लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। इस तरह का जो कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। हैरान करने वाली बात यह है कि भड़काऊ बयान देने वाला साद ने खुद को कोरोना नेगेटिव बताया, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी वो एजेंसियों के सामने अब तक नहीं आया है। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। मौलाना साद के काले कारनामे की फहरिस्त लंबी है, जिसके गुनाह की किताबों के पन्नों को पलटने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। आखिर किन देशों से मरकज के खातों में पैसे आए, हवाला के जरिए ये पैसा कैसे आ रहा था, बैंक अलर्ट के बाद भी ट्रांजैक्शन पर रोक क्यों नहीं लगी? मरकज के इस मुखिया के पीछे इनकम टैक्स विभाग ने भी रडार तान दिया है। शुरुआती जांच में इनकम टैक्स के मामले में साद को संदिग्ध पाया गया है, वहीं अवैध संपत्ति की जानकारी छुपाने में भी मौलाना साद संदिग्ध हैं। क्राइम ब्रांच पिछले 5 वर्षों के साथ के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ये भी देख रही है कि आखिर मरकज के सदस्यों को किसने पैसे मुहैया कराए। इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर जनवरी से मरकज में आने वाले हजारों जमात को रहने और खाने के लिए पैसे किसने मुहैया करवाए। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं
मौलाना साद अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मौलाना साद के गुनाहों से पर्दा भी हट रहा है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने तबलीगी जमात पर निशाना साधा है। तबलीगी जमात पर विदेशों से फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उसे भारत सरकार ने स्वीकार करके ईडी को सौंप दी है। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं। मौलाना साद के लिए अब बचना मुश्किल है। वो ज्यादा दिनों तक कानून के हाथ से बच नहीं सकता। बेहतर होगा कि तबलीगी जमात को भड़काने वाला मौलाना खुद ही सरेंडर कर दे। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौलाना साद सरेंडर कर दे, लगातार ये आपको आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि मौलाना साद तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। लेकिन इस बीच ऑडियो पर ऑडियो आरोपी मौलाना साद रिलीज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहां पर जिस तरह का माहौल जमात के जो केसेस सामने आए उसके बाद बना, तो कैसे मौलाना साद की भूमिका अहम हो सकती थी और कैसे जो माहौल आज की तारीख में है वो माहौल ऐसा नहीं बल्कि बेहतर हो सकता था, और क्या भूमिका इसकी हो सकती थी, इस पर हमने तैयार की है यह खास रिपोर्ट। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूं, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में यह नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। तबलीगी जमात का धर्म और कर्म है अपने मजहब का प्रचार करना, लेकिन उसी जमात के मुखिया का बयान सुनिए, कैसे वो बेसिर पैर की बातें कर रहा है। हर हाल में इस बात पर गौर करो, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या किया है, साहबा किराम का क्या मामूल है। तुम्हें एक वहम बैठ गया है दिल में बीमारी का, और बैठ गया नहीं, बिठाया गया है। बैठ गया नहीं बल्कि बिठाया गया है, बिठाया गया है। पूरा देश और हर धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और ये सभी लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन मौलाना के मरकज ने इसकी परवाह किए बिना तबलीगी का जलसा आयोजित कर लिया और इन्हीं सब के बीच हुई साद की भड़काऊ तकरीर। अमवात कहाँ नहीं होती और अमवात कितने अमराज से। हमेशा ये बात याद रखना, मोमिन का ये ईमान है, मोमिन का ये ईमान है कि कोई कभी भी मौत सबब की वजह से नहीं आती। जब जमात का नेता ऐसा बोल रहा हो तो उसके लोगों से समझदारी की उम्मीद करना बेईमानी है। सबसे शर्मनाक घटना तो जान बचाने वाले डॉक्टरों के साथ होने लगी। कई जगह कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर हमले हुए। इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक कई डॉक्टर जख्मी हो गए। कुछ लोग कोरोना की जांच नहीं कराना चाहते थे। कई लोगों ने डॉक्टरों पर भरोसा करना तक छोड़ दिया। कुछ जगहों पर तो जमाती मस्जिदों में जा छिपे। उनमें से कई रिहायशी इलाकों में भी अपनी पहचान छिपाकर बैठे रहे। नतीजा ये हुआ कि वैसे लोगों में कोरोना की पहचान होते होते काफी वक्त बीत गया और हालात बिगड़ते चले गए। दिल्ली के मरकज से 23 मार्च को करीब 1500 जमाती तमाम राज्यों में चले गए थे, लेकिन तब तक मरकज की असलियत सामने नहीं आई थी। जब वहां से जमातियों को निकालने का काम शुरू हुआ तब आई असली तस्वीर। उस वक्त तक तबलीगी दावा कर रहा था कि मरकज में 1000 लोग फंसे हैं, लेकिन उनकी संख्या 2300 से ज्यादा हो गई। इनमें से बड़ी संख्या कोरोना पीड़ितों की थी। हालात गंभीर होने और जान पर बन आने के बाद फौरन मौलाना साद ने नई अपील जारी की। उसने कहा कि सभी लोग सरकार के फैसले का साथ दें, लॉकडाउन का पालन करें। वो खुद भी क्वारंटीन हो गया। क़वानीन का, डॉक्टर की हिदायत का बेशक एहतमाम करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना ये हमारा बुनियादी उसूल है। ये दावत तबलीग का बुनियादी उसूल है। सवाल है कि क्या ये कोरोना संकट भीषण होने से टाला जा सकता था? मौलाना का प्रभाव देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने ईमानदारी नहीं दिखाई। नतीजा हुआ कि देश के कई शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। आज तक ब्यूरो। और एक बार फिर उस बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जो बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी। लुधियाना के एसीपी अरुण कोहली ने कोरोना के आगे अपनी जंग हार दी है। जी हाँ, आपको बता दें उनकी मृत्यु हो गई है। कोरोना संक्रमण उन्हें हुआ था, वो पॉजिटिव पाए गए थे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि लगातार हमें
सलाम करना चाहिए उन फ्रंट एंड वॉरियर्स का जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बिना किसी अंजाम की परवाह किए बगैर वो अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार आपको और हमें महफूज करने के लिए ये जंग लगातार इन कोरोना वॉरियर्स की ओर से लड़ी जा रही है। और ऐसी ही जंग के आगे अब हमने देखा कि किस तरह से लुधियाना के एसीपी अरुण कोहली, जिनकी तस्वीर भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो ये जंग हार गए हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि कोरोना संक्रमण के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। एसीपी अनिल कोहली 52 साल के लुधियाना के एसीपी अरुण कोहली, उनकी और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर का रुख करेंगे श्वेता झा के साथ, जो कि स्टूडियो में मौजूद है। श्वेता, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक डॉक्टर की खुदकुशी मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल घिर गए हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आज सुबह ही जान दे दी है और इनके बेटे यानी कि मृतक के जो बेटे हैं उन्होंने आप विधायक के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई है। इस आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई है दिल्ली से, जहां पर डॉक्टर की खुदकुशी का यह मामला सामने आया है, लेकिन इस बीच फंस गए हैं आप विधायक। खुद डॉक्टर के बेटे ने यानी कि मृतक के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि दरअसल ये उकसाते थे उनको वसूली के लिए बार बार परेशान उनके पिता को करते थे। मृतक डॉक्टर के बेटे ने यह बात की है। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, कौन थे, कहां पर थे ये डॉक्टर, क्या था पूरा मामला? अनुज, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में। अनुज से हमारी बात नहीं हो पा रही, हम कोशिश करेंगे अनुज से संपर्क करने की, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक तरफ कोरोना वॉरियर्स ये डॉक्टर्स दिन रात कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने की, उस बीच एक डॉक्टर के खुदकुशी की खबर सामने आ जाए, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। हालांकि आपको बता दें कि आज सुबह ही ये मामला सामने आया है, जबकि एक डॉक्टर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनका परिवार इस वक्त बेहाल है, परेशान है, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। दिल्ली के ये डॉक्टर थे जिन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल जो हैं इस पूरे मामले में घिर गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज कर लिया है। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आज सुबह फांसी लगा ली। बिल्कुल, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना जिसमें डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया। हालांकि ये तफ्तीश का विषय है कि आत्महत्या किन वजहों से की गई, क्या हालात थे जिसकी वजह से इतना ये कदम उठाना पड़ा इन डॉक्टर्स को। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मामला दरअसल सामने आया है इसमें एक विधायक की भूमिका भी बताई जा रही है। हालांकि ये क्या भूमिका रही, क्या कुछ बातचीत हुई इस डॉक्टर और इस विधायक के बीच, लेकिन ये सब कुछ अब इस वक्त जांच का विषय है। अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस डॉक्टर की आत्महत्या का ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और काफी ज्यादा दुखद, क्योंकि ये फ्रंट एंड वॉरियर्स जिनकी हम लगातार बात करते रहते हैं, हम ये कहते हैं कि अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, क्या है ये पूरा मामला, पहले तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए कि आखिरकार आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा?
जी देखिए, सुबह के वक्त पुलिस को एक कॉल मिली कि एक शख्स जो है वो उसने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तफ्तीश के बाद पता चला कि इस शख्स का नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह है और पुलिस को मौके से एक खुदकुशी सुसाइड नोट मिला, जिसमें साफ तौर पर उसने अपना दर्द लिखा था। उसने साफ तौर पे लिखा था कि उसे कैसे काफ़ी सालों से परेशान किया जा रहा है। उसने उसमें बाकायदा जो लोकल विधायक हैं उनका नाम लिखा, प्रकाश जारवाल, और साथ ही साथ कपिल नागर का नाम लिखा। उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि किस तरीके से उसे लगातार धमकियां मिल रही थी, उसे परेशान किया जा रहा था और इसी वजह से वो परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को कुछ ऑडियो क्लिप्स भी मिले जिसमें साफ तौर पर ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं लोकल विधायक की तरफ से इस शख्स को फोन किया गया था और पैसों की लेन देन का ये पूरा मामला था, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल लोकल विधायक कपिल नागर और कुछ और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खुदकुशी के लिए उकसाने, एक्सटॉर्शन और कई और धाराओं के तहत पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से जो सुसाइड नोट मिला है, साथ ही साथ जो कंप्लेनेंट है, जो मृतक है, उनका जो बेटा है, उसने जो शिकायत दी है उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस का यही कहना है कि तफ्तीश किया जा रहा है। लेकिन बेहद दुखद ये खबर है, डॉक्टर ने जिस तरीके से वो सुसाइड नोट है उसमें साफ तौर पर डॉक्टर ने अपने दुख को बयां किया है। उसने साफ तौर पे ये लिखा है कि वो इतना परेशान हो चुका था, वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था, वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसका जीना दुश्वार कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जो चीज़ें उन्हें मिली हैं वो कहीं ना कहीं लोकल विधायक और कपिल नागर के खिलाफ थी, जैसे कि सुसाइड नोट की बात की जाए या ऑडियो क्लिप की बात की जाए, और इसी आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी अनुज, जिस तरह से विधायक जारवाल का नाम सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आए उन्होंने खुद ये कहा है कि डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी ये इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं। उनकी इज्जत करना, उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए तमाम काम करना इस वक्त सबकी जिम्मेदारी भी है। जिस तरह से जारवाल का नाम सामने आया, अभी क्या कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर, खुद विधायक की तरफ से कोई सफाई, कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया है? जी देखिए, जहाँ तक विधायक की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने, चूंकि कपिल नागर से वो उनके सहयोगी थे, पैसे जो विधायक ने अपनी सफाई में कहा है, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि कपिल से पैसों के लेन देन की बात थी। उन्होंने सिर्फ ये ज़रूर कहा था कि जो पैसा है उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो उनको मुझसे संपर्क करना चाहिए था, इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये फिलहाल उनकी सफाई में कहा गया है, लेकिन जो सुसाइड नोट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बयां करता है कि किस तरीके से डॉक्टर को इतना मजबूर किया गया कि उसने ये कदम उठाया। और जाहिर सी बात है, सुसाइड जैसा कदम जो है आदमी इतने आसानी से नहीं उठाता, कहीं ना कहीं वो काफ़ी मजबूर हो चुका था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। हालांकि विधायक की तरफ से सफाई ज़रूर आई है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत थी उन्हें संपर्क करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी तरफ से जो फ़ोन किया गया है उसका रिकॉर्डिंग जो है वो पीड़ित के पास है और यही उनके खिलाफ है। तो फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि इन्हीं आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, वाकई में जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, ऐसे में विधायक जो लोग भी हैं, वो फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं इस तरीके से मजबूर नहीं करना चाहिए। और जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है उसमें यह भी कहा गया है कि उसे लगातार कंटिन्यू परेशान किया जा रहा है और एक दिन पहले भी उसे इसी तरीके, जांच का विषय है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे मामले को। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई यूं ही खुदकुशी नहीं कर लेता, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो डॉक्टर ने उठाया है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, उम्मीद है कि इस खबर को देखने और समझने के बाद जरूर जो सही है वो फैसला वो करेंगे और निश्चित तौर पर परिवार वालों को इंसाफ मिले, हम यही चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।